वाले आईएमएस के बारे में, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम बात करें टोटल इसमें आपका स्टैंडर्ड कितने हैं, टोटल 7 स्टैंडर्ड को हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आईटी डिपार्टमेंट एक्चुअली जो आईएमएस है ना, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे जो वर्क होता है वो आईटी डिपार्टमेंट का होता है, जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप हार्डवेयर यूज करते हो, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब आपके पास में कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रिंटर होता है जो, ये हमारे हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि ऑफ द पेशेंट्स, विजिटर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसी आर मेट्स। तो इस स्टैंडर्ड के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम बताने वाले। सबसे पहले आपके पास में एसओपी होनी चाहिए, एसओपी फॉर द पेशेंट, विजिटर, स्टाफ, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एजेंसीज। ये जो एसओपीज है आपके पास, ये अब सपोज करो आपके पास में दो तरह के पेशेंट आते हैं, आपके पास ओपीडी पेशेंट होते हैं या फिर आपके पास आईपीडी पेशेंट होते हैं। तो इनका डेटा जो आपको क्या है डिजिटल फॉर्म में किस तरह से स्टोर करना है। आपके पास डेली बेसिस पे कुछ विजिटर आते हैं, उसका डेटा आपको, जैसे वो वेंडर्स भी होते हैं, फार्मेसी वेंडर हो सकते हैं, स्टोर वेंडर्स हो सकते हैं, उनका डेटा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में जो आपके स्टाफ होते हैं, स्टाफ में आपके डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, हाउस कीपिंग, जीडीए, उसके बाद एडमिन में जैसे आपका फाइनेंस ऑफिसर हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, क्वालिटी हो गया। ये सब डिपार्टमेंट के जो भी लोग आपके हॉस्पिटल में आते हैं, उनका डेटा कैप्चर करने के बाद लिए आपके पास में एक एसओपी होनी चाहिए, बिकॉज जो भी एनुअली बेसिस पर लोग आपके हॉस्पिटल में आते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका आईटी डिपार्टमेंट मैनुअल। आईटी यानी जो आपका आईटी डिपार्टमेंट होता है उसका मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से काम होता है, उसके लिए एक रिटर्न गाइडलाइन होती है, तो उसी को हम मैनुअल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सपोज आपको मोस्टली पता है कि जो आपका आईटी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो या फिर हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं। आपको कंप्यूटर कैसे चलाना है, आपको इंटरनेट कैसे चलाना है, आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, यदि आपको आपको सर्वर में कुछ इश्यूज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फायरवॉल क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर, इस मैनुअल के अंदर लिखा होता है, जिसको पढ़ने के बाद में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपने अपने डिपार्टमेंट में स्मूथली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर एसओपी फॉर डेटा कलेक्शन। यदि आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास में एक एसओपी होना जरूरी है। उसके बाद आता है एसओपी सॉफ्टवेयर, एसओपी फॉर सॉफ्टवेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, ओपीडी एंड आईपीडी। यदि आपके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, बिलिंग होती है, वो ओपीडी में आता है या आईपीडी में आता है, तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर भी होना चाहिए, उसके बाद इंटरनेट भी होना चाहिए, और तीसरा आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किसी भी पेशेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ना उसकी बिलिंग कर सकते हो, ना उसे ओपीडी में ट्रांसफर कर सकते हो, ना आईपीडी में, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास में एक रिटर्न गाइडलाइन होनी चाहिए, ये जो कि मैंडेटरी है, और उसकी ट्रेनिंग आपके सभी स्टाफ को होनी मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस। यदि आपके देखो सॉफ्टवेयर दो तरह से होते हैं, या तो इनसोर्स होगा या आउटसोर्स होगा। आउटसोर्स का मतलब ये क्या है कि आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ में कोलैबोरेशन किया है कि ये हमारा हॉस्पिटल है और हम आपका सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, उस थर्ड पार्टी के साथ में एक एमओयू साइन करा लेते हो, ठीक है। उस एमओयू से होगा क्या कि वो आपको टाइम ड्यूरेशन दे देगा कि मेरा एमओयू 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि आप उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। यदि आप अपना भी खुद का परचेज कर सकते हैं, यदि आप चाहते हो नहीं यार मुझे अपना सॉफ्टवेयर चाहिए और मैं लॉन्ग टाइम तक उसको ही यूज़ करूंगा, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। जब आप उसे परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे एक लाइसेंस भी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आईटी मेंटेनेंस प्लान। ये होना बहुत जरूरी है आपके पास में कि इसकी नीड क्यों है। देखो आईटी मेंटेनेंस प्लान की नीड क्यों है, आपके पास में सर्वर है तो सर्वर को आप देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद में आपके पास में डेटा यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करोगे, टेलीफोन एक्सचेंज यूनिट है आपके पास में उसको देखोगे, आपके पास में नर्सिंग कॉल बेल सिस्टम है तो उसको भी आप मॉनिटर करोगे कि भाई इसको बाई चांस मैं मंथली कब कब ऑडिट करूंगा, कब कब इसको विजिट करूंगा, कोई प्रॉब्लम तो ना आ जाए। इसके लिए आपके पास में एक आईटी मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए। डाउन टाइम सिस्टम रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्लाउड स्टोरेज पॉलिसी होनी चाहिए। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है कि भाई जो स्टोरेज आपके पास में सपोज करो आपके हॉस्पिटल रिलेटेड आईपीडी डेटा है, आईपीडी का मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी डेटा है,
इन पेशेंट का आईपीडी का मतलब होता है जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आके रजिस्टर हो जाते हैं और कुछ दिन तक वहीं पे रुकते हैं। जैसे आपका पेशेंट कोई आईसीयू में हो सकता है, जनरल वार्ड में हो सकता है, डिलक्स में हो सकता है, तो वो आईपीडी में काउंट करते हैं। यदि कोई पेशेंट आया, डॉक्टर को दिखाया और चला गया, उसे हम ओपीडी में काउंट करते हैं। तो इन दोनों तरह के पेशेंट का डेटा कैप्चर किया जाता है, उसके बाद में उसे ना स्टोर करके ऑनलाइन रखा जाता है बाय। और जो क्लाउड स्टोरेज पॉलिसीज है, इसकी ट्रेनिंग आपको सभी डिपार्टमेंट को देने की, अगर यदि उनको, क्योंकि बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नोटिफिकेबल डिजीज डेटा कंट्रीब्यूशन पॉलिसीज। जितने भी नोटिफिकेबल डिजीज होती है, आईटी डिपार्टमेंट को उसका डेटा कैप्चर करना, किस तरह से वो डेटा कैप्चर करेगा, गवर्नमेंट के तरह के पास कैसे वो शेयर करेंगे, उसके लिए उसके पास में एक रिटर्न गाइडलाइन होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका डिजिटल हेल्थ इंप्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी, इसकी आपके पास में पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें क्या आ जाता है, डिजिटल हेल्थ इंप्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी। इसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिलिंग आता है, फार्मेसी आता है, लेबोरेटरी आता है, उसके बाद रेडियोलॉजी आता है, उसमें आपका इन पेशेंट या आउट पेशेंट्स भी आता है। इसका क्या करते हैं, डेटा कैप्चर होता है। आपका डेटा कैप्चर होने के बाद मंथली बेसिस उस पर क्या, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, दिखा जाता है कि इसमें गैप कितना है और हमें कैसे इंप्रूव करना है। तो इसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी है। IMS2, the organization has process in place for management and control of data from and informations। तो सबसे पहले आपके पास डेटा कलेक्शन फॉर्म होना चाहिए। सेकंड, स्टोरेज ऑफ डेटा फिजिक। थर्ड, क्वालिटी इंडिकेटर डेटा मंथली रिपोर्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए। तो ये जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, पेशेंट आपका ओपीडी पेशेंट है, आईपीडी पेशेंट है, भाई हम लॉन्ग स्टे निकाल सकते हैं, बेड ऑक्यूपेंसी रेट निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट यूटिलाइजेशन रेट निकाल सकते हैं मोड के लिए। उसके बाद में ओपीडी कंसल्टेशन टैट के लिए, रेडियोलॉजी टैट के लिए। तो वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, वहाँ पे हमें रो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें आईटी डिपार्टमेंट से मिलता है। तो इसलिए उस डेटा को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे उसकी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी, उसकी एसओपी डिपार्टमेंट के पास में होना जरूरी है, उसके पास एसओपी होनी चाहिए। द पेशेंट्स केयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस हैव द कंप्लीट एंड एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड। तो जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके पास में एक पॉलिसीज होनी चाहिए। यदि डिपार्टमेंट से उसके पास में कोई डेटा आता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसके बाद पॉलिसीज होनी चाहिए। पॉलिसीज फॉर इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड कलेक्शंस ऑफ पेशेंट्स विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी यदि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में रिकॉर्ड आता है, तो उसमें पर्टिकुलर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। तो इसके ऊपर आपके पास पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड आता है पॉलिसी फॉर एमआरडी क्रोनोलॉजिकल। तो यदि आपके पास में कोई मेडिकल रिकॉर्ड आता है, तो उसकी प्रॉपर आपके पास में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप उस डेटा को कैसे सीक्वेंस बेस रखोगे, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिसीज फॉर द मेडिकल रिकॉर्ड साइन डेट टाइम एंटर ऑटोमेटिकली हु एंटर द डेटा। यदि कोई कैंडिडेट किसी डिपार्टमेंट, सपोज कोई नर्सिंग स्टाफ है, किसी डेटा को एंटर करती है, तो उसके लिए आपके पास पॉलिसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जैसे उसने अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद ही डेटा को एंटर करती है, जैसे वो एंटर करेगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका सिग्नेचर, डेट और टाइम तीनों मेंशन हो जाना चाहिए कि किस टाइम इस नर्सिंग स्टाफ ने ये इन्वेंट्री की थी। उसके बाद आता है आपका आईसीडी कोडिंग मास्टर लिस्ट। आईटी डिपार्टमेंट के पास में आईसीडी कोडिंग की मास्टर लिस्ट होना जरूरी है। ये आपकी जितनी भी डिजीज हो उसके ब्याह पे होता है। आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अभी हम बोले तो हमारा आईसीडी 11 चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज लिस्ट ऑफ द अप्रूवल एब्रीवेशंस। भाई अप्रूवल एब्रीवेशंस आपको यूज़ करने हैं आईटी डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले जो मेडिकेशंस अप्रूव एब्रीवेशंस होंगे वो यूज़ नहीं होंगे। सेकंड, एरर पोर्न एब्रीवेशंस वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। आईटी के लिए जो अप्रूवल एब्रीवेशंस होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। उसकी अगर आपको लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कमेंट करके बता देना, हम वो लिस्ट। द मेडिकल रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट द कंटिन्यू ऑफ केयर्स। यहाँ पे आपको क्या, आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए किसकी, असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए। नेक्स्ट आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए असेसमेंट और रीअसेसमेंट के लिए। थर्ड, मेडिकेशन रिकॉर्ड कंटेन इन्वेस्टिगेशन। जो भी मेडिकेशन रिकॉर्ड आपके पास में आता है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे आपका रेडियोलॉजी हो चाहे आपका पैथोलॉजी हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो वो आना चाहिए। अब रेडियोलॉजी में क्या क्या आता है भाई, सबसे पहले आपका सीटी का आ गया, एक्सरे आ गया, यूएसजी आ गया, ठीक है, यही आते हैं तीनों ना। उसके बाद में आपका जो पैथोलॉजी में आ गया, बायोकेमिस्ट्री आ गया,
हिस्टोपैथी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, सीरोलॉजी हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे आपका सीबीसी होगा, एलएफटी होगा, केएफटी हो गया, एसजीपीटी हो गया, एसजीओटी हो गया, ये टेस्ट क्या होता है, डॉक्टर लिखते हैं। तो जब भी ये किसी पेशेंट को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका रिकॉर्ड मेडिकेशन मेडिकेशन रिकॉर्ड में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटेल ऑपरेटिव एंड प्रोसीजर परफॉर्म्स डिटेल। यदि किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है या कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसकी डिटेल भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड में होना जरूरी है। उसके बाद आता है पेशेंट ट्रांसफर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी आपके पॉलिसीज एंड फॉर्म होने चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पेशेंट ट्रांसफर अदर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सपोज करो कि आपके पास में कोई पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपको लगा कि इसे क्रिटिकल है और इसे हमें आईसीयू में एडमिट करना है, तो वहाँ से क्या होता है, उस पेशेंट को आईसीयू में ट्रांसफर किया जाता है। जब कुछ दिन बाद वो पेशेंट ठीक हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, उसके बाद में उसे हम डिलक्स या जनरल वार्ड में शेयर कर भेजते हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसे बोलते हैं इन ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इन ट्रांसफर। यदि उसी पेशेंट को हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते हैं, उसे बोलते हैं हम पेशेंट ट्रांसफर अदर ऑर्गेनाइजेशन या आउट पेशेंट ट्रांसफर। ठीक है, इसके लिए आपके पास पॉलिसी भी होनी चाहिए और फॉर्म भी। द ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन कॉन्फिडेंटली एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ रिकॉर्ड। आपके पास में एक पॉलिसीज होने चाहिए, जो भी पेशेंट्स आपके पास में आए हैं उसका जो भी रिकॉर्ड है वो उसकी परमिशन के बिना आप किसी को ना दिखाएं। थर्ड, आपको पॉलिसी पॉलिसी फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड, वायरस, ट्रोजन्स, प्रॉपर बैकअप, साइबर अटैक। यदि आपके पास में किसी पेशेंट का सपोज को ओपीडी या आईपीडी या फिर आपके पास में आपका ईआर का डेटा अवेलेबल है, तो आप किसी को नहीं शो करेंगे। और आपको सिक्योरिटी भी रखनी है कि कहीं भाई इस डेटा के अंदर कोई वायरस तो नहीं है और ऐसा तो नहीं साइबर अटैक करके किसी ने इसको डाउनलोड कर लिया हो, नहीं। इन चीज़ों के लिए आपके पास में पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर रिक्वेस्ट एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड बाय द पेशेंट। यदि पेशेंट अपने रिकॉर्ड को देखना चाहता है तो आईटी डिपार्टमेंट के पास पॉलिसी होनी चाहिए कि वो उसे किस किस पर्सन को अथॉरिटी है कि वो अपना डेटा ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। 6, द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एंड रिवेल्ट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फॉर रिटेंशन ऑफ सेम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी, एक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोल नंबर के लिए। सेकंड, पॉलिसी फॉर रिटेंशन स्पीड ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको एक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी, यदि आपने कोई डेटा डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसे कितने दिन के बाद डिलीट कर सकते हो, चाहे वो आपका आईपीडी का डेटा हो, ओपीडी का हो, एमएलसी का हो, डेट या बर्थ का हो। तो आपके पास में एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि भाई अगर ओपीडी का है मैं तो भाई 3 साल के बाद डिलीट कर दूंगा, आईपीटी का है मैं तो 5 साल के बाद डिलीट कर दूंगा, भाई एमएलसी का तो मैं तो 32 साल के बाद डिलीट करूंगा, बर्थ या डेथ का तो मैं तो लाइफ टाइम के लिए रखूंगा। तो इसके लिए एक आपके पास में पॉलिसीज होनी चाहिए जिसे वो बोलते हैं पॉलिसी फॉर रिटेंशन पीरियड के लिए। डॉक्यूमेंट कंट्रोल नंबर का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपका जो आपका जो एक फॉर्म होता है, फॉर्म के ऊपर एक कंट्रोल नंबर लिखा हुआ होता है। उस कंट्रोल नंबर के थ्रू ही हम उस पेशेंट के डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपकी पॉलिसी की। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, IMS 7, द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट ए रिव्यू ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले SOP फॉर रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड एनुअली। इसमें क्या आपके पास में एक SOP होनी चाहिए, किसके लिए, कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है ना उसे आप एनुअली बेस पर रिव्यू करोगे कि भाई इस मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ कमी तो नहीं है। उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट के पास में एक एसओपी होनी चाहिए कि भाई अगर हम अपना डेटा कैप्चर करेंगे 1 साल के बाद हम उसे रिव्यू किस भी पे कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट डिफिशिएंसीज इन रिकॉर्ड। ये चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आपको, बाय चांस आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि भाई फाइनल डायग्नोसिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चाहे वो आपके रेडियोलॉजी के हों या फिर आपके पैथोलॉजी के हों, इनका आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अब्सेंस ऑफ ऑपरेशंस ओटी नोट्स, यानी देखो आपका अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ने उसके प्रॉपर नोट्स डाले या नहीं डाले, तो उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और उसके लिए आपको एक एसओपी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी।
ठीक है, एक एसओपी और चेकलिस्ट भी आपको बनानी है, जिसके थ्रू क्या करोगे आप उस डेटा को आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें डेफिशिएंसीज क्या है। तो ये थे आपके जो 10 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर दिए। यदि इन 10 चैप्टर से लेके आपके कोई क्वेरी है, कोई भी इश्यूज है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।